हाय एवरीवन, दिस इज रेणुका। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम जो हमारे अरिथमेटिक के टॉपिक्स बचे हैं उन सब को एक ही क्लास में खत्म करेंगे, क्योंकि हम इसके बाद मेंस की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। तो आज हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट्स भी समझाऊंगी और क्वेश्चंस को सॉल्व किस अप्रोच से करना है ये भी बताऊंगी, और पीडीएफ भी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम में। सो सेशन को एंड तक जरूर देखना ताकि कोई भी एक कंसेप्ट आपसे मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, परसेंटेज का कोई फॉर्मूला तो नहीं होता है, बस आपको कुछ परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यूज याद रखने हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ पहले क्लास में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे पीडीएफ होगा क्लास 1 का, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। और हर क्वेश्चन में टोटल को हमेशा 100 मान के सॉल्व करने की कोशिश करना, आंसर निकालने में थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि किस अप्रोच से सॉल्व करना है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो, इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स। अच्छा, इलेक्शन वाली क्वेश्चन में ना आपको एक स्ट्रक्चर याद रखनी है इलेक्शन की। देखो क्या होता है ना, टोटल वोट्स होता है, ठीक है। इसमें से कुछ वोट्स होते हैं जो कास्ट होते हैं और कुछ होते हैं जो कास्ट नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसमें से कुछ वोट्स होते हैं जो वैलिड होते हैं, कुछ होते हैं जो इनवैलिड होते हैं, ठीक है। अब इस वैलिड वोट्स में से कुछ परसेंटेज विनिंग कैंडिडेट के होते हैं, कुछ लूजिंग कैंडिडेट के होते हैं। ये होता है टोटल स्ट्रक्चर इलेक्शन वाली क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, 20% ऑफ द वोट्स वेर इनवैलिड। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स was 7500, the number of valid votes that the other candidate got was। तो हम टोटल वोट्स को कितना मानेंगे, 100, ठीक है। कास्ट और नॉट कास्ट वोट्स के बारे में क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं है, तो हम सीधे कहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, 20% ऑफ द वोट्स आर इनवैलिड, यानी यहाँ आएगा 20, तो वैलिड कितना होगा 80, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, वन गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। 80 का 55% कितना होता है, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 44। तो लूजिंग कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 36, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स was 7500, द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स दैट द अदर कैंडिडेट गॉट was। यानी इस 36 का वैल्यू हमें पूछ रहा है। तो अगर 100 इज इक्वल टू 7500 है, तो 36 इज इक्वल टू कितना होगा, 7500 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 36। यह आएगा कितना, 3/4 होगा। 4 से काटो तो 9, 9 3 जा 2700, विच इज एन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। ठीक है, एक फ्रेश फ्रूट है 100 kg का, हम मान लेते हैं 100% है, ठीक है। जिसमें वाटर कितना है, 68%, ठीक है। तो बचा हुआ जो पार्ट है वो क्या है, वो पल्प है, यानी जिससे फल बना हुआ है, ठीक है। वो कितना है, 32% होगा, ठीक है। जब ड्राई फ्रूट है, यानी जब फल सूख जाता है, तो उसमें वाटर कितना है, 20%। ओब्वियसली जब फल ताज़ा होगा तो उसमें वाटर की मात्रा ज़्यादा होगा, जब वो सूख जाएगा तो उसमें वाटर की मात्रा क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें पल्प कितना होगा, अगर वाटर 20% है, 80%, ठीक है। यहाँ पे पल्प हमेशा याद रखना, पल्प हमेशा सेम रहता है। वाटर तो कम हो जाता है, ड्राई होने के बाद वाटर सूख जाता है, लेकिन पल्प हमेशा सेम रहता है। तो इसको सेम करो, 80% इज इक्वल टू 32 है, तो 100% कितना होगा, 40 kg। तो 100 kg फ्रेश फ्रूट में ड्राई फ्रूट कितना होगा, 40 kg, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए मैन स्पेंड्स 35% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 25% ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम ही इज लेफ्ट विथ। अब ऐसे क्वेश्चंस ना हमेशा आते हैं प्री में। देखो ऐसे क्वेश्चंस को भी 100 मान के करो, 100 उसका इनकम मान लो, ठीक है। फूड पे कितना खर्चा किया, 35। चिल्ड्रन के एजुकेशन पे कितना खर्चा किया, 25। फिर क्या कह रहा है, 80% ऑफ द रिमेनिंग ऑन हाउस रेंट। तो रिमेनिंग कितना होगा, यहाँ पे गया 60, बचा कितना, 40, यही है रिमेनिंग।
क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम ही इज लेफ्ट विथ। अगर 80% उसने हाउस रेंट पे खर्च कर दिया तो बचा कितना, 20%। इसका 20% कितना होगा, 8। क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ हिज इनकम पूछ रहा है, यानी 800 का कितना परसेंटेज है, 8%, विच इज इन ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरह परसेंटेज के हर क्वेश्चंस को 100 लेके सॉल्व करने की कोशिश करना। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, है ना। नहीं, इतना लंबा लिस्ट आपको नहीं देखना है, वरना आपको लगेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस एक बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। मैं हर टॉपिक में एक सिंपल स्ट्रक्चर रखती हूँ, एक सिंपल अप्रोच को फॉलो करती हूँ हमेशा। देखो, वो स्ट्रक्चर क्या होता है ना, किसी भी चीज़ का कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें कुछ प्रॉफिट एंड लॉस होता है, फिर उसका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, सीपी मान लो कहीं पे 100 है, कुछ क्वेश्चंस में सीपी को 100 माना जाता है, कुछ क्वेश्चंस में एसपी को 100 माना जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सीपी को ही 100 मान के चलो। ठीक है, मान लो यहाँ पे सीपी 100 है, उसमें प्रॉफिट एंड लॉस मान लो 20% है, लॉस माइनस 20 होगा। अगर प्रॉफिट 20 है तो एसपी कितना होगा, 120, और अगर लॉस 20 है तो एसपी कितना होगा, 80 हो। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर को मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज कितना होगा, प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100। ठीक है, उसके बाद कुछ मार्क प्राइस होता है। ठीक है, जो सीपी के ऊपर दिया जाता है उसे मार्क प्राइस कहा जाता है, या लिस्ट प्राइस भी कई बार कहा जाता है। इसके ऊपर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट और लॉस डिवाइडेड बाय सीपी किया, सिमिलरली यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए डिस्काउंट बाय एमपी करो। ठीक है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100। उसके बाद कुछ वैट होता है। ठीक है, जो हमेशा क्या होता है, एसपी पे कैलकुलेट होता है। देखो यहाँ पे दिया है वैट परसेंटेज ऑफ एसपी। ठीक है, तो इसको भी निकालने का तरीका क्या होता है, वैट बाय एसपी इंटू 100 होता है। इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स को आपको याद रखना है, जो आपको हर क्वेश्चन में इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके सॉल्व करना आसान होगा। ठीक है, यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट से हर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट मार्क प्राइस जो भी हो, और एक चीटिंग कंसेप्ट का क्वेश्चन भी है, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन ए सर्टन स्टोर द प्रॉफिट इज 60% ऑफ द कॉस्ट। इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 20% बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। ठीक है, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या था, जो कॉन्सेप्ट हमारा था उसी कॉन्सेप्ट को लेकर ही हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सीपी मान लो कितना है, 100 है, प्रॉफिट कह रहा है 60%, तो प्रॉफिट कितना होगा, 60, तो एसपी कितना होगा, 160। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 20%, मान लो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना है, 120 है। ठीक है, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एसपी यहाँ पे कितना है, 160 है। अगर सीपी 120 एसपी 160 है तो प्रॉफिट कितना होगा, 40 होगा। फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट यहाँ सीपी पे नहीं एसपी पे पूछ रहा है कितना परसेंटेज है, तो 40 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 100, ये 4 से कटेगा और ये 25 से कटेगा, तो 25% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का है, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखा, इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हमारा आंसर निकला। जो मैंने पहले दो कॉन्सेप्ट बताए, उन्हीं दो कॉन्सेप्ट को लेकर हम हर क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, व्हेन ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹8,500 द ओनर लूजेस 15%, at what price must that plot be sold in order to gain 15%। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस अगर 15% है तो एसपी कितना होगा। देखो, वो स्ट्रक्चर मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था, वो स्ट्रक्चर एग्जाम में करके मत बैठना, आप ध्यान में रख के करना। ठीक है, सीपी 100 होगा, लॉस 15 होगा, तो एसपी कितना होगा, 85। 85 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 85 100। ठीक है, क्या पूछ रहा है, at what price that must be sold in order to gain 15%। अगर 15% प्रॉफिट है तो एसपी कितना होगा, 115 इज इक्वल टू कितना होगा, 85। अगर 85 100 है तो 11500, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है,
If the cost price is 25% of the selling price, then what is the profit percentage? तो यहाँ पे हम SP को 100 लेंगे, SP मान लो 100 है, कॉस्ट प्राइस क्या कह रहा है 25% यानी 25 होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा 75। तो प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ से कैसे निकलेगा 75 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू, यहाँ 3 से कटेगा तो 300% विच इज़ इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ए शॉपकीपर सेल्स 2 आर्टिकल्स एट ₹1200 ईच, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल एंड ए लॉस ऑफ 20% ऑन द सेकेंड आर्टिकल। फाइंड द नेट प्रॉफिट और लॉस दैट ही मेक्स। ठीक है, इसके 3 तरीके हो सकते हैं। देखो पहला तरीका क्या होगा, SP क्या होगा, अगर प्रॉफिट 20% है तो SP क्या होगा 120 का वैल्यू क्या कह रहा है क्वेश्चन में 1200, तो CP 100 कितना होगा 1000। ठीक है, दूसरे केस में लॉस 20% है तो SP कितना होगा 80 इज इक्वल टू 1200, तो CP 100 इज इक्वल टू कितना होगा, 8 से काटो तो यहाँ 15 आएगा 1500। ठीक है, तो यहाँ टोटल CP कितना है 2500 और टोटल SP कितना है 2400। तो क्या हो रहा है 100 का लॉस हो रहा है किस पे 2500 पे इंटू 100, यहाँ 0 कट गए, 25 से काटो तो 4% लॉस हो रहा है। ठीक है, दूसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, प्रॉफिट क्या है 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/5, तो प्रॉफिट यहाँ 1 है 5 के ऊपर, तो अगर CP 5 है प्रॉफिट क्या होगा 1 है तो SP कितना होगा 6। सिमिलरली 20% लॉस हो रहा है यानी 1/5, 5 अगर CP है 1 लॉस हो रहा है तो SP क्या होगा 4 होगा, लेकिन SP तो सेम है क्वेश्चन में 1200 ईच कह रहा है, तो इसको सेम करो, यहाँ पे इंटू 2 करो तो 12 होगा, यहाँ पे इंटू 3 करो तो 12 होगा, 2 करो तो 5 इंटू 2 10, इंटू 1 इंटू 2 2 और 6 इंटू 2 12, यहाँ पे इंटू 3 करोगे तो ये होगा 15, ये होगा -3, ये होगा 12। तो लॉस क्या हो रहा है 1 किस पे हो रहा है, ये दोनों कितना है 25 इंटू 100 क्या आया 4%। ठीक है, अब तीसरा तरीका देखो क्या हो सकता है, जब प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम परसेंटेज दिया हो, वहाँ पे एक फॉर्मूला होता है A + B + AB/100। कुछ लोग इसको x + y + xy/100 भी कहते हैं, दोनों सेम ही है। ये A और B क्या है, जो दो प्रॉफिट और लॉस हैं। ठीक है, यहाँ पे 20 आएगा A, -20 होगा क्योंकि लॉस है, माइनस क्या होगा AB क्या होगा 20 इंटू 20 400 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 4 होगा, तो ये 20 कट जाएगा, बचा क्या -4 यानी 4% क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। ठीक है, ये 3 तरीके हैं। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मर्चेंट बाइज 2 आर्टिकल्स फॉर ₹600, he sells one of them at a profit of 22% and the other at a loss of 8% and makes no profit or no loss in the end. What is the selling price of the article that he sold at a loss? ठीक है, दोनों को 600 में खरीद रहा है। ठीक है, देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, CP प्रॉफिट और SP। CP को मान लो 100, प्रॉफिट एक केस में कितना है 22 है, तो SP कितना होगा 122। दूसरे केस में CP भी 100, लॉस कितना है 8%, तो SP कितना होगा 92। ठीक है, क्या कह रहा है, मेक्स नो प्रॉफिट और लॉस इन दी एंड कह रहा है, यानी नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा, जब प्रॉफिट और लॉस दोनों सेम होंगे। तो यहाँ हमें सेम करना पड़ेगा, इंटू यहाँ 4 करो, यहाँ इंटू 11 करो, तभी सेम होगा। तो यहाँ CP इंटू 4 करोगे तो 400, इसको 4 करोगे तो 88, इसको 4 करोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 के 4, यहाँ इंटू 11 करोगे तो 1100, यह आएगा 88 और ये आएगा कितना 11 करोगे तो 2, 9 2 11 और 11012। ठीक है, यहाँ पे टोटल CP कितना है 1500, क्वेश्चन में टोटल CP क्या कह रहा है
600, तो 1500 इज इक्वल टू 600 है। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल दैट ही सोल्ड एट ए लॉस, यानी 1012 की बात कर रहा है। तो 1012 इज इक्वल टू 6/15, ये 0000 कट जाएंगे, इंटू 1012। यहाँ 3 से काटो तो 2, 3 से काटो तो 5, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 0 2 1 ज़ा 2, 5 से काटो तो 5 4 0 5 4 5 8 ज़ा 40, तो 404.80 विच इज़ इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन के तरीके से भी कर सकते हो। वो एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम आगे जाके सीखेंगे। ठीक है, देखो वो कैसे होता है। क्या कह रहा है, 20% प्रॉफिट एक तरफ है, दूसरे तरफ क्या है 8% लॉस है। ओवरऑल क्या है 0, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस इन दी एंड कह रहा है। तो यहाँ आएगा 22, यहाँ आएगा 8, ये इसको काटो तो 4, ये इसको काटो तो 11, तो ये कितना है टोटल 15। 15 इज इक्वल टू 600। यहाँ हम सीपी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 600 जो है वो सीपी है। तो क्या पूछ रहा है, लॉस की पूछ रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो 11 इज इक्वल टू कितना होगा 440। ये 440 जो है ये क्या है, ये सीपी है। 8% लॉस निकालो इसका, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, 3 35, 35.2। 440 से 35.2 माइनस करोगे तो यहाँ आएगा 0.8, यहाँ आएगा 404.8 आए। ठीक है, विच इज इन ऑप्शन बी। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए मैन ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल एंड स्टिल मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 12%। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मार्क्ड एट ₹280। तो ये एमपी और डिस्काउंट का क्वेश्चन आ गया। देखो एमपी कितना है 280, उसमें डिस्काउंट 20% है, यानी 1/5। 280 का 1/5 कितना होगा, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। 280 से 56 माइनस करोगे तो कितना होगा, ये आएगा 4, ये आएगा 2, 224। ठीक है, 224 सेलिंग प्राइस होगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट 12% कह रहा है। मान लो 100 सीपी है, प्रॉफिट 12 है, तो एसपी कितना होगा 112। 112 इज इक्वल टू 224 है, तो 100 कितना होगा 200। सीपी निकल कर आया, विच इज इन ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए डिसऑनेस्ट डीलर चीट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 20% व्हाइल बाइंग एज वेल एज सेलिंग। व्हाट इज हिज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। देखो हमेशा याद रखना है, एक डिसऑनेस्ट डीलर की ना हमेशा प्रॉफिट होती है, लॉस नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो हमेशा चीट करता है। यहाँ पे उसने खरीदते वक्त भी चीट की है और बेचते वक्त भी, है ना। कितने परसेंटेज की, 20% की। मान लो उसने कोई 100 kg की चीज़ खरीदी है, तो उसने 20% खरीदते वक्त चीट की है, तो वो कितना ले आया 120 kg ले आया। जब बेचा उसने 20% की चीट की है, तो उसी 100 kg को उसने बेचा कितना 80 kg बचा। तो उसने बेचा कितना 80 kg। ठीक है, तो वो ले आया 120 kg, बेचा 80 kg, उसके पास बचा कितना 40 kg। यही उसका एक्चुअल प्रॉफिट है। ठीक है, किस पे प्रॉफिट है 80 पे। 100 पे मत लेना, 80 पे लेना। क्यों, क्योंकि उसने खर्चा कितना किया 80 kg ना, यही तो उसने बेचा है, बाकी तो उसके पास 40 kg है ना। तो 40/80 इंटू 100, यहाँ 2 से कटेगा, तो ये आएगा 50% उसका एक्चुअल प्रॉफिट, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द सेल प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्लूडिंग द सेल्स टैक्स इज ₹616। द रेट ऑफ सेल्स टैक्स इज 10%। इफ द शॉपकीपर हैज मेड ए प्रॉफिट ऑफ 12%, देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज। देखो ये वैट वाली क्वेश्चन आ गई जो हमने फॉर्मूला पे बात की थी। देखो सेल प्राइस मान लो कितना है 100 है, सेल्स टैक्स हमेशा सेल प्राइस के ऊपर लगता है 10%, तो सेल प्राइस कितना होगा 110 होगा। ठीक है, किसी का वैल्यू क्वेश्चन में क्या कह रहा है 616 है, तो सेल प्राइस 100 कितना होगा 616 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 से काटो तो 560 आएगा। ठीक है, 560 क्या आया एसपी निकल कर आया। ठीक है, क्या कह रहा है, इफ द शॉपकीपर हैज मेड अ प्रॉफिट ऑफ 12%, देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस मान लो कितना है 100 है, प्रॉफिट 12 है, तो एसपी कितना होगा 112। यहाँ पे एसपी कितना है 560, तो 112 इज इक्वल टू 560 है, तो 100 कितना होगा
560 डिवाइडेड बाय 112 इंटू 100, इसको ये कटेगा 5 से, राइट, तो कितना आएगा 500 विच इज़ इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ हमने सारे टाइप के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। बाकी के क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको पीडीएफ में मिलेंगे। अभी हम सॉल्व करेंगे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को। ठीक है, देखो टाइम एंड वर्क का सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, एलसीएम मेथड होता है। एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है, और टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू डेज होता है। और ये एफिशिएंसी क्या होता है, पर डे उसने कितना काम किया है वही उसका एफिशिएंसी होता है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन से हम देखेंगे कि एलसीएम मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 days एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 days। बी वर्कड फॉर 10 days एंड लेफ्ट द जॉब इन हाउ मेनी डेज ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क। ठीक है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, डेज की बात कर रहा है, ए कितना दिन ले रहा है 18 days, बी 15 days। एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पे इसको 3 से काटोगे तो यह आएगा 6, यहाँ पे लिखो, यह आएगा 3 से काटोगे तो 5, यहाँ पे लिखो। ठीक है, यह आ गया एफिशिएंसी, क्योंकि एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेज होता है, तभी हमने 6 यहाँ पे लिखा और 5 यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब 18 इंटू 5 करो, कितना होगा 90, यह आ गया टोटल वर्क। यहाँ पे हमने पूरा निकाल लिया डेज, एफिशिएंसी और टोटल वर्क। क्वेश्चन हो गया यहाँ से सॉल्व। अब देखो क्या कह रहा है, बी वर्कड फॉर 10 days एंड लेफ्ट द जॉब, यानी अगर एक दिन में 6 काम कर रहा है और 10 days काम कर रहा है तो कितना काम करेगा 60, बचा कितना 30। अब इसको कौन करेगा, ए करेगा। ए अलोन कैन फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन हाउ मेनी डेज पूछ रहा है, तो डिवाइड बाय 5 करो, कितना आएगा 6 days विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20, 30 एंड 60 days रेस्पेक्टिवली। In how many days can A do the work if he is assisted by B and C on every third day? ठीक है, A, B और C डेज कितना ले रहे हैं 20, 30 और 60। ठीक है, तो यहाँ टोटल वर्क क्या आएगा, एलसीएम क्या होगा 60, यहाँ 20 से डिवाइड करो तो एफिशिएंसी ए का कितना आएगा 3, और 30 से डिवाइड करो तो बी का आएगा 2, 60 से डिवाइड करो तो सी का आएगा 1। ठीक है, यह एफिशिएंसी निकल कर आया। क्या कह रहा है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू दी वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो डेज, यहाँ पे लिख लो वर्क। फर्स्ट डे में ए काम करेगा, कितना काम करेगा 3। सेकेंड डे में ए काम करेगा, कितना काम करेगा 3। थर्ड डे में बी और सी जो है ए को असिस्ट करेंगे, यानी ये 3 से ये 3 ऐड होगा, कितना होगा 6 काम होगा। ठीक है, तो 3 दिन में काम कितना हो रहा है, यहाँ पे 6 और 6 12। ठीक है, 12 काम के लिए लग रहा है 3 दिन, हमें चाहिए 60 काम, तो यहाँ इंटू 5 करोगे 60 काम होगा, यहाँ पे इंटू 5 करोगे तो कितना होगा 15 days विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो A is 30% more efficient than B. How much time will they working together take to complete a job which A alone could have done in 23 days? ठीक है, यहाँ पे एफिशिएंसी की बात कर रहा है, तो हम एफिशिएंसी लिख लेते हैं पहले A की और B की। ठीक है, यहाँ पे B की मान लो 100% एफिशिएंसी है, तो A का कितना होगा 130, ये 0 0 कट गए, तो एफिशिएंसी क्या आया, A का 13, B का आया 10। क्या कह रहा है, अगर A 23 डेज में ख़त्म कर रहा है, यहाँ पे आएगा 23, तो टोटल वर्क कितना होगा 23 इंटू 13, तो A और B मिलके कितने दिन में कम करेंगे, तो A और B की एफिशिएंसी क्या है, यहाँ पे 23 है, तो डिवाइड बाय 23 करो, 23 कट गया, कितना आया 13 डेज विच इज़ इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखा एलसीएम मेथड से कितने जल्दी हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, यही होता है एलसीएम मेथड का फायदा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन इन 8 days। ए एंड बी अंडरटुक टू डू इट फॉर ₹3200 विद द हेल्प ऑफ सी, दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 days। हाउ मच इज टू बी पेड टू सी। ठीक है, यह आ गया वेजेस वाला क्वेश्चन। ठीक है, ए कितना दिन ले रहा है 6 days, बी कितना दिन ले रहा है 8 days।
ठीक है, टोटल वर्क कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा 24, 6 से काटो तो 4, 8 से काटो तो 3, एफिशिएंसी कितना आया 7, ठीक है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ सी दे कंप्लीटेड द वर्क इन 3 डेज कह रहा है, यानी ये टोटल वर्क 24 3 डेज में अगर फिनिश हो रहा है तो टोटल एफिशिएंसी क्या आएगा 8। अगर ए और बी की एफिशिएंसी 7 है और टोटल एफिशिएंसी 8 है तो सी की एफिशिएंसी क्या आएगी 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो 3200 है ना, ये इसको इन तीनों में कैसे बांटते हैं, एफिशिएंसी इनटू डेज जो इन्होंने जितने दिन काम किए हैं ना सब ने, उसको मल्टीप्लाई करके फिर इस टोटल को डिवाइड किया जाता है और उनमें बांटा जाता है। जैसे पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिवाइड किया जाता है ना, सिमिलरली वैसे ही यहाँ पे उनके डेज के साथ एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड किया जाता है। यहाँ पे सारों ने 3 दिन काम किए हैं तो यहाँ पे डेज को हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सीधे डिवाइड करेंगे। यहाँ टोटल कितना है 8, तो 8 इज इक्वल टू 3200 है, तो सी का कितना पूछ रहा है, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 400, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 men and 6 women can complete a work in 8 days while 3 men and 7 women can complete it in 10 days. In how many days will 10 women complete it? तो ये मेन वुमेन वाला क्वेश्चन आया, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो 4 men प्लस 6 women 8 days काम कर रहे हैं, सेम काम 3 men प्लस 7 women कितने दिन ले रहे हैं 10 days। यहाँ इसको 2 से काटोगे तो 4, ये 2 से काटोगे तो 5, तो यह आएगा 16 men प्लस 24 women विच इज इक्वल टू 15 men प्लस 35 women। तो ये 1 man कितना आएगा, 5 4 गया 1, ये 3 2 गया 1, 11 women, ठीक है। 1 man इज इक्वल टू 11 women आया। क्या पूछ रहा है, इन हाउ मेनी डेज विल 10 women complete it? तो इसको पहले वोमेन में कन्वर्ट करो, मेन की बात करता तो हम मेन में कन्वर्ट करते, ठीक है। यहाँ वोमेन की बात कर रहा है तो 4 men कितना होगा, 1 man अगर 11 वोमेन है तो 4 men कितना होगा 44 वोमेन प्लस यहाँ 6 वोमेन, 50 वोमेन काम कर रहे हैं 80 डेज। ये हो गया टोटल वर्क, डिवाइड करो 10 वोमेन से, 10 से काटोगे तो 5, 5 इंटू 8 40 डेज विच इज एन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 8 people can dig a hole working 8 hours a day in 10 days. How many people can dig the hole in 20 days working 4 hours a day? ये एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेन 1 इंटू टाइम 1 इंटू डेज 1 इंटू एफिशिएंसी 1 डिवाइडेड बाई वर्क 1 विच इज इक्वल टू मेन 2 इंटू टाइम 2 इंटू डेज 2 इंटू एफिशिएंसी 2 डिवाइडेड बाई वर्क 2। यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया होता है ना, सिर्फ आपको वही प्लेस करना होता है क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो मेन 1 क्या है 8 है, वर्किंग 8 आवर्स है, टाइम इंटू 8 और डेज कितना है इंटू 10, और एफिशिएंसी और वर्क के बारे में कुछ दिया नहीं है तो हम इसको 1 मानेंगे, अगर दिया होता तो हम उसको प्लेस करते, डिवाइडेड बाई 1 विच इज इक्वल टू मेन 2 कितना है नहीं दिया है x इंटू टाइम 2 कितना है 4 आवर्स ए डे इंटू 4 इंटू और डेज कितना है 20 डिवाइडेड बाई 1। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और ये 2 इंटू 4 8, तो 8 से 8 कटा, बचा x कितना निकल कर आया 8 डेज विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो पाइप्स एंड सिस्टर्न का भी कंसेप्ट बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह ही होती है। जिसने टाइम एंड वर्क के कंसेप्ट को समझ लिया वो पाइप्स एंड सिस्टर्न के भी क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर लेगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए वाटर टैंक इज 2/5 फुल, पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 minutes एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 6 minutes. If both the pipes are open, how long will it take to empty or fill the tank completely? ठीक है, एक ए पाइप है और एक दूसरा बी पाइप, ठीक है। ए पाइप फिल कर रहा है इसलिए हम यूज करेंगे प्लस साइन, बी पाइप जो है एम्प्टी कर रहा है इसलिए हम यूज करेंगे माइनस साइन, ठीक है। ए कितना मिनट ले रहा है 10 मिनट, बी कितना ले रहा है 6 मिनट। इनका एलसीएम क्या होगा 30, ए की एफिशिएंसी क्या होगी 3, बी की एफिशिएंसी क्या होगी 5 माइनस में, तो टोटल एफिशिएंसी क्या आई -2,
ठीक है, यानी यहाँ माइनस साइन आया, जब माइनस साइन आता है टैंक को एम्प्टी करना होता है, जब प्लस साइन होता है तब फिल करना होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, टैंक इज 2/5 फुल, यानी 30 का 2/5 कितना होगा, 5 से काटो तो 6, 6 इंटू 2 12, 12 को एम्प्टी करना है किससे, 2 से, इज इक्वल टू कितना होगा 6 मिनट टू एम्प्टी विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 pipes can fill a tank in 20 and 24 minutes respectively and a wastage pipe can empty 3 gallons per minute. All the 3 pipes working together can fill the tank in 15 minutes. The capacity of the tank is, ठीक है, एक पाइप है कितना मिनट ले रहा है 20 मिनट, दूसरा पाइप है जो ले रहा है 24 मिनट्स, और 3 पाइप मिलके ले रहे हैं कितना मिनट 15 मिनट। ठीक है, इनका एलसीएम क्या होगा 120, एक का कितना आएगा यहाँ 6, यहाँ आएगा कितना 5, यहाँ आएगा कितना 8। अब ये टोटल में से इन दोनों को माइनस करोगे तो वेस्टेज पाइप का निकलेगा एफिशिएंसी, 8 में से 11 गया तो -3। ठीक है, तो वेस्ट पाइप की कैपेसिटी क्या है 3, टोटल 120 को एम्प्टी करने के लिए वो कितना मिनट लेगा 40 मिनट्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वेस्ट पाइप कैन एम्प्टी 3 गैलन्स पर मिनट, तो 40 मिनट्स में वो कितना गैलन्स एम्प्टी करेगा 120 गैलन्स, यही टैंक का कैपेसिटी होगा विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी देखो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है, जैसे इस साल जो इंटरेस्ट है अगले साल भी वही इंटरेस्ट होगा, जबकि कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे साल बढ़ते हैं वैसे ही इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। इसको डिटेल में समझेंगे। देखो सिंपल इंटरेस्ट में एक तो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR बाई 100 होता है, लेकिन मेरा अप्रोच एक परसेंटेज मेथड है और दूसरा फ्रैक्शन मेथड है। ठीक है, परसेंटेज मेथड क्या होता है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में अप्रोच बताया ना, CP, प्रॉफिट और SP, वैसे ही प्रिंसिपल, SI और अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI तो होता है, SI क्या होगा TR परसेंटेज होगा। ठीक है, जैसे मान लो कहीं प्रिंसिपल 100 है और टाइम 2 इयर्स है और रेट परसेंटेज 10% है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 20%, 100 का कितना होगा 20, तो अमाउंट क्या होगा 120। ये परसेंटेज मेथड है। अब फ्रैक्शन मेथड क्या होता है, जैसे मान लो इस क्वेश्चन में क्या है, प्रिंसिपल 8000 है, टाइम 2 इयर्स है, रेट परसेंटेज क्या है 12.5% है। फॉर्मूला से करोगे तो क्या करोगे 8000 इंटू 2 इंटू 12.5 करोगे, 0.5 से कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। अब इसको फ्रैक्शन मेथड से कैसे करोगे, देखो 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा 1/8, राइट। 1 जो है यहाँ इंटरेस्ट है किस पे 8 पे, यानी 8 जो होता है वो प्रिंसिपल होता है, इंटरेस्ट किस पे होता है प्रिंसिपल पे होता है, तो 8 यहाँ पे प्रिंसिपल है। ठीक है, 1 यहाँ पे इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1 साल का इंटरेस्ट अगर 1 है, 2 साल का इंटरेस्ट क्या होगा 2, तो 8 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में क्या है प्रिंसिपल 8000, तो 2 इज इक्वल टू 2000, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आया। यहाँ पे मैंने समझाया तभी इतना लिखना पड़ा, अगर आपको फ्रैक्शन याद है परसेंटेज के तो पेन पेपर की जरूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 बेस्ड कंसेप्ट होते हैं मेरे अकॉर्डिंग। देखो ये क्वेश्चन है ना, पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा हमारा परसेंटेज मेथड होगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रेट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। यहाँ पे 2 इयर्स के रेट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या है, A प्लस B प्लस AB बाई 100 होता है। A प्लस B कितना 10 प्लस 10 20 प्लस AB कितना होगा 10 इंटू 10 100 बाई 100 कितना होगा 1 विच इज इक्वल टू 21। 21% 1000 का कितना होगा 210। ये गया पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, पहले 2 साल दिया है ना, 2 साल लिख लो, यहाँ पे 1 साल, यहाँ पे 2 साल। ठीक है, पहले साल का 10% 1000 का निकालो कितना होगा 100, दूसरे साल भी 10% 1000 का निकालो कितना होगा 100। ठीक है, फिर दूसरे साल आपको इस 100 पे भी 10% निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या कहा था CI में क्या होता है
इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है जैसे साल बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 100 का 10% कितना होगा 10, इनको मिला दो कितना होगा 210। ये गया दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या होता है ट्री मेथड। देखो ये 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए ये फॉर्मूला है। पहले करोगे इस क्वेश्चन को तो समझ जाओगे ये क्या है एक्चुअली। देखो 2 साल के लिए क्या है 2 और 1 लिख लो पहले, ठीक है। पहले यहाँ पे जो 2 है ये पहले साल के लिए इंटरेस्ट निकालो। 10% 1000 का कितना है 100 इंटू 2 करोगे। ये जो 2 1 ये जो 3 3 1 4 6 4 1 ये सब देख रहे हो ना, ये सब मल्टीप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट को निकालने के बाद, ठीक है। अब समझ में आया ये क्यों है 2 और 1, ठीक है। यहाँ पे 100 इंटू 2 करोगे तो कितना होगा 200। फिर अगले साल क्या कहा था मैंने इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगेगा, यानी 100 पे 10% निकालो कितना होगा 10 इंटू 1 करो कितना होगा 10। 200 प्लस 10 कितना होगा 210, ठीक है। निकल गया आंसर। ये गए SICI के कॉन्सेप्ट। आप कोई भी अप्रोच को फॉलो कर सकते हो जो आपको बेस्ट लगे। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। A man took a loan of rupees 1200 with simple interest for as many years as the rate of interest. If he paid rupees 432 as interest at the end of the loan period, what was the rate of interest? ठीक है, तो हमारा अप्रोच क्या था प्रिंसिपल, SI और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 1200, SI कितना है यहाँ पे 432 है। SI क्या कहा था T और R परसेंटेज। तो हमें निकालना क्या है रेट परसेंटेज। रेट को मान लो R और T कितना मानोगे R। क्यों? क्योंकि हमें कह रहा है as many years as the rate of interest, यानी जो भी होगा वो सेम होगा। तो R स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा 432 डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 100। तो 12 से काटोगे तो 3 6, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है, तो R कितना होगा 6% विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ए मैन टूक ए लोन फ्रॉम ए बैंक एट द रेट ऑफ 12% पर annum सिंपल इंटरेस्ट। आफ्टर 3 years he had to pay ₹5400 इंटरेस्ट ओनली फॉर द पीरियड। द प्रिंसिपल अमाउंट बोरोड बाई हिम वाज। ठीक है, प्रिंसिपल मान लो कितना है 100 है। SI क्या है 12% है, 3 years के लिए कितना होगा 36, ठीक है। और इंटरेस्ट यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन में 5400, तो 36 इज इक्वल टू 5400 है, तो 100 प्रिंसिपल कितना होगा, यहाँ 18 से काटोगे तो 2, 18 से काटोगे तो 3 और 2 से काटोगे तो 150, यहाँ पे 00 लगा तो 15,000 विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो एट व्हाट रेट परसेंटेज पर annum विल ए सम ऑफ मनी डबल इन 8 years। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ना कुछ लोग फॉर्मूला से अप्लाई करते हैं, कैसे फॉर्मूला करते हैं मुझे नहीं पता, वो फॉर्मूला शायद एग्जाम में याद ना आए, इसलिए हम उसी सेम कॉन्सेप्ट में सॉल्व करेंगे। देखो कैसे करोगे, प्रिंसिपल को मान लो 100, SI क्या होगा 8 years दे रखा है टाइम और रेट परसेंटेज हमें निकालना है तो 8R। तो अमाउंट क्या होगा डबल कह रहा है तो 200, तो SI क्या होगा 100, यानी 8R इज इक्वल टू 100 है, तो R कितना आएगा 100/8 विच इज इक्वल टू 12.5% आएगा विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 एट 7% पर annum इज ₹4,347। द पीरियड इन ईयर्स इज। ठीक है, यहाँ पे टाइम निकालने की बात कर रहा है। ये तो आप क्वेश्चन देख के ही बता सकते हो, कोई फॉर्मूला कोई पेन पेपर की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अगर आपने जो 3 कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए उनको सीख लिए तो ये क्वेश्चन आप मुंह में सॉल्व कर लोगे। देखो पता भी चल रहा है यहाँ 7% 30,000 का क्या होगा 2100, 2 साल के लिए क्या होगा 4200 और 7% 2100 का क्या होगा 147। इनको मिला दो कितना होगा 4347 आंसर आया, यानी 2 years आंसर होगा विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इसलिए अप्रोच हमेशा मायने रखती है ना कि फॉर्मूला। पहले उन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझो, फिर PDF में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लो, जितना हो सके टाइम लो, लेकिन अप्रोच के साथ सॉल्व करना, ठीक है। अब हम समझेंगे टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट्स को। देखो टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन और बोट एंड स्ट्रीम में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस।
स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है, तो स्पीड क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम, और टाइम क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, या फिर आप एलसीएम मेथड में भी कर सकते हो। एलसीएम मेथड जैसे टाइम एंड वर्क में एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है ना, वैसे इसमें एलसीएम क्या होगा, टोटल डिस्टेंस होगा। बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, अब देखो ट्रेन के ये कुछ फॉर्मूले हैं। जैसे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होता है, 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। सिमिलरली मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, अगर ट्रेन किसी पोल को या स्टैंडिंग मैन को या किसी सिग्नल पोस्ट को क्रॉस कर रहा है तो वहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, सिर्फ ट्रेन का लेंथ होगा और स्पीड सिर्फ ट्रेन का स्पीड होगा। ठीक है, लेकिन अगर ट्रेन किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रहा है, मान लो किसी ब्रिज को या प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे डिस्टेंस ट्रेन का लेंथ प्लस उस ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा। ठीक है, और स्पीड सिर्फ ट्रेन का स्पीड होगा। अगर दो ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वहाँ पे डिस्टेंस दोनों ट्रेन्स का ऐड होगा लेंथ, और स्पीड दोनों ट्रेन्स का ऐड होगा। ठीक है, इसे रिलेटिव स्पीड कहा जाता है। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं वहाँ पे स्पीड उनका माइनस होगा, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है, बोट के स्पीड को हम x मानते हैं और करंट या स्ट्रीम के स्पीड को हम क्या मानते हैं, y। तो जब बोट नदी के डायरेक्शन में जाती है तो वो डाउनस्ट्रीम स्पीड में जाती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, x + y। और अगर बोट नदी के विपरीत जा रही है तो वो अपस्ट्रीम स्पीड में जाती है, जिसका फॉर्मूला होता है x - y। और अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड पता है तो बोट के स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या है, डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2, और करंट का क्या होगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। बस इन तीनों टॉपिक्स में इतने फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, If a person walks at 14 km per hour instead of 10 km per hour, he would have walked 20 km more. The actual distance traveled by him is, अगर डिस्टेंस मान लो x किलोमीटर जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर जिस टाइम में जा रहा है उसी टाइम में क्या है, वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जा रहा है अगर 14 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। तो यहाँ पे 14x 10x 4x कितना होगा, 200, x कितना आएगा, 50 किलोमीटर, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अच्छा इसको शॉर्टकट में कैसे करोगे, यहाँ पे डिफरेंस कितना है स्पीड का, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर पर आवर में वो कितना जा रहा है एक्स्ट्रा, 20 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर पर आवर में जाएगा कितना, 5 किलोमीटर। तो एक्चुअल स्पीड क्या है यहाँ, 10 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या होगा, 10 × 5 50 किलोमीटर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो A thief is noticed by a policeman from a distance of 200 meters. The thief starts running and the policeman chases him. The thief and the policeman run at the rate of 10 km and 11 km per hour respectively. What is the distance between them after 6 minutes? ठीक है, यहाँ पे रिलेटिव स्पीड क्या होगा, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो 11 से 10 गया तो 1 किलोमीटर पर आवर उनका रिलेटिव स्पीड है। 6 मिनट में डिस्टेंस क्या होगा, 6/60 × 1 विच इज इक्वल टू 1/10 किलोमीटर पर आवर और 100 मीटर होगा। तो 200 में से 100 गया तो कितना होगा डिस्टेंस, 100 मीटर, विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ए ट्रेन रनिंग एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 9 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो लेंथ क्या है, डिस्टेंस है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ पे स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 5/18 करना पड़ेगा। फिर इनटू टाइम क्या है, 9 है, 9 से काटो तो 2, 2 से काटो तो 30, 30 × 5 कितना होगा, 150 मीटर्स, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन 125 मीटर लॉन्ग passes a man running at 5 km per hour in the same direction in which the train is going in 10 seconds. The speed of the train is. ठीक है, डिस्टेंस क्या है, 125 मीटर है। स्पीड क्या है ट्रेन की हमें नहीं पता है, x - 5 मैन की है, इंटू 5/18 इज इक्वल टू 10। तो ये 18 जो है ऊपर आ जाएगा
तो यहाँ 5 से काटो तो 25, यहाँ 5 से काटो तो 5, 5 से काटो तो 2, 2 से काटो तो 9, 9 5 जा 45। तो x माइनस 5 अगर 45 है तो x कितना होगा 50 किलोमीटर पर आवर, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। ट्रेन का स्पीड क्या है 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। Two trains running in opposite direction cross a man standing on the platform in 27 seconds and 17 seconds respectively, and they cross each other in 23 seconds. The ratio of their speeds is। ठीक है, पहले दो ट्रेन्स की हम क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पहला ट्रेन डिस्टेंस मान लो d है, स्पीड मान लो स्पीड 1 है और टाइम ले रहा है 27 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस क्या होगा 27s1। सेकेंड ट्रेन की d डिवाइडेड बाय स्पीड मान लो s2 है, टाइम ले रहा है 17 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस क्या होगा 17s2। ठीक है, ये गया डिस्टेंस। अब क्या कह रहा है दे क्रॉस ईच अदर इन 23 सेकेंड्स। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा 27s1 प्लस 17s2 और उनका स्पीड क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो प्लस होगा s1 प्लस s2 इज इक्वल टू 23 कह रहा है। ठीक है, तो 27s1 प्लस 17s2 इज इक्वल टू 23s1 प्लस 23s2। तो यहाँ s1 कितना आएगा 4s1 इज इक्वल टू 6s2 आएगा। तो यहाँ 2 से काटो तो 2, 3 आएगा। तो s1 और s2 की रेशियो क्या आएगी 3:2, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बोट कैन ट्रैवल विथ ए स्पीड ऑफ 13 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 4 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू गो 68 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डिस्टेंस क्या है 68 है, स्पीड क्या होगा डाउन स्ट्रीम का प्लस होगा, तो 13 प्लस 4 कितना होगा 17, 17 से काटोगे तो ये आएगा 4 आवर्स, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बस आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी वो आसानी से निकल जाएगा आंसर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन 1 आवर ए बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इन किलोमीटर पर आवर इज। तो ये है डाउन स्ट्रीम स्पीड और ये है अपस्ट्रीम स्पीड। अगर दोनों पता है, बोट का स्पीड का क्या फॉर्मूला था डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइडेड बाई 2। 16/2 कितना होगा 8 किलोमीटर पर आवर, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो। ए मैन रोज टू ए प्लेस 48 किलोमीटर डिस्टेंस एंड कम बैक इन 14 आवर्स। He finds that he can row 4 km with the stream in the same time as 3 km against the stream. The rate of the stream. ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस और टाइम है, स्पीड निकालना है डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। यहाँ पे स्पीड निकलेगा डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का। क्या कह रहा है 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम जा रहा है, तो यहाँ पे टाइम मान लो सेम है, टाइम मान लो x है, तो स्पीड क्या होगा 4/x डाउन स्ट्रीम का और अपस्ट्रीम का स्पीड क्या होगा 3/x। तो यहाँ पे डाल दो 48 डिवाइडेड बाई 4/x प्लस 48 डिवाइडेड बाई 3/x इज इक्वल टू 14। यहाँ 4 से काटोगे तो 12, 3 से काटोगे तो 16। तो ये कितना आएगा, ये x ऊपर जाएगा तो 28x इज इक्वल टू 14। तो x कितना आएगा 1/2। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर यहाँ पे प्लेस करोगे तो 2 ऊपर जाएगा तो डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगा 4 × 2 8 और अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगा 3 × 2 6। अब क्या पूछ रहा है स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है, तो स्ट्रीम की स्पीड की फॉर्मूला क्या थी 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2 होगा 2/2 विच इज 1 किलोमीटर पर आवर, विच इज एन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब हम मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देखो मिक्सचर एंड एलिगेशन एक रूल होता है, एक कंसेप्ट होता है जिसमें क्वांट के हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। ये चैप्टर नहीं है, बस क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने का एक मेथड होता है, जिसमें क्या होता है 2 अलग अलग क्वांटिटीज होते हैं और एक मीन वैल्यू होता है और इनसे निकलता है इनका डिफरेंस रेशियो के तौर पे।
ठीक है। ज्यादातर इसमें मिल्क एंड वाटर बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। देखो इसको अप्लाई कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ पेट्रोल एंड केरोसिन in container is 3:2. When 10 liters of the mixture is taken out and is replaced by the kerosene, the ratio becomes 2:3. Then total quantity of the mixture in the container is, ठीक है, रेशियो क्या है 3:2 है। फिर 10 लीटर्स निकाला, फिर केरोसिन ऐड कर दिया, तो रेशियो क्या हो गया 2:3। तो एक चीज हमेशा याद रखना, निकालने के बाद भी रेशियो हमेशा सेम रहता है। तो क्या ऐड किया, केरोसिन ऐड किया, तो केरोसिन चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पेट्रोल तो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो पेट्रोल को सेम करो, यहाँ पे इंटू 2 करो, 2 × 3 6, 2 × 2 4, यहाँ पे इंटू 3 करो, 3 × 2 6, 3 × 3 9। तो केरोसिन कितना बढ़ा 5 का वैल्यू क्वेश्चन में क्या कह रहा है 10, तो 1 = कितना होगा 2। अब क्या कह रहा है, देन टोटल क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इन द कंटेनर कितना है 6 9 15, 15 × 2 कितना होगा 30 लीटर, विच इज इन ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो टोटल क्वांटिटी मैंने ये क्यों लिया, ये 10 क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हमेशा फाइनल क्वांटिटी होता है, ये याद रखना, क्योंकि ये होता है निकालने के बाद का रेशियो। ठीक है, तो हमेशा इसको लेना है, ये फाइनल क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। बाकी के क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम में PDF मिलेगा, डाउनलोड करके प्रैक्टिस करना। बाकी जो प्रोबेबिलिटी और मेंसुरेशन बचा, इनके हम अलग क्लासेस लेंगे, जिनमें प्री प्लस मेंस के क्वेश्चंस एक साथ रहेंगे। ठीक है, सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।